नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। नए अंक के साथ मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं। आज के अंक में हम बात करेंगे भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित साइबर खतरों से बचाने वाले एक उपकरण की और बताएंगे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की एक नई पहल के बारे में। लेकिन पहले आप हमारे चैनल न्यूज़ इन साइंस को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप विज्ञान से जुड़ी किसी भी खबर से बेखबर ना रहे। आज के अंक को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डीप एल्गोरिदम के सहयोग से साइबर खतरों से बचाने वाला उपकरण विकसित, ओटीपी या पासवर्ड हैक करके होने वाली ठगी से उपभोक्ताओं को करेगा सुरक्षित। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की एक नई पहल, छात्रों में कौशल विकास के साथ साथ प्राकृतिक खेती की भी समझ। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा खबरों को जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस। और इस हफ्ते इतिहास में कौन सा दिन क्यों है महत्वपूर्ण, देखिए हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और अब खबरें विस्तार से। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने डीप एल्गोरिदम के सहयोग से साइबर खतरों से बचाने वाला एक उपकरण विकसित किया है। अपनी तरह का यह पहला टूल एक व्यवहार बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली है जो ओटीपी या पासवर्ड हैक करके होने वाली ठगियों से उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखेगी। ज्यादा जानकारी दे रही है ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। डिजिटलीकरण ने एक तरफ जहां जन सेवाओं को सुगम और त्वरित बनाया, वहीं इस ऑनलाइन आदान प्रदान प्रक्रिया ने साइबर फ्रॉड को भी बढ़ा दिया है। आए दिन लोगों के ऑनलाइन ठगी का शिकार होने की खबरें मिलती हैं। अब आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने इसका सटीक समाधान निकाला है। संस्थान के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के शोधकर्ताओं ने आईआईटी मंडी और आईआईटी कानपुर इनक्यूबेटेड कंपनी डीप एल्गोरिदम के सहयोग से पहली बिहेवियर बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण डिवाइस एडैप आईडी विकसित की है। यह डिवाइस पासवर्ड और ओटीपी हैकिंग की समस्या पर लगाम लगाकर डिजिटल प्रणाली को सुरक्षित बनाने का काम करेगी। वर्तमान में प्रमाणीकरण पासवर्ड या ओटीपी प्रणालियों पर आधारित है, जबकि एडैप आईडी व्यवहारिक और शारीरिक बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर सुरक्षित प्रमाणीकरण में एक अभिनव बदलाव की शुरुआत है। यह तकनीक पासवर्ड और ओटीपी की जरूरत को खत्म कर देगी। एडैप आईडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा व्यवहारिक और शारीरिक बायोमेट्रिक्स को एकीकृत कर एक बहुस्तरीय प्रमाणीकरण फ्रेमवर्क तैयार करता है। यह फ्रेमवर्क उपयोगकर्ता के अनुकूल होता है, जबकि इस सुरक्षा को भेदना स्कैमर्स के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये पासवर्ड रहित प्रमाणीकरण प्रणाली सुरक्षित प्रमाणीकरण में एक नया मानक स्थापित करने के लिए अदृश्य कीबोर्ड सुविधाओं और विकेंद्रीकृत वेब प्रोटोकॉल में शामिल करते हुए उन्नत तकनीक का उपयोग करेगी। इस तकनीक के लिए एक पेटेंट प्रदान किया गया है और परीक्षण के तौर पर अभी इसे एक बैंक और एक फॉरेंसिक कंपनी में लागू किया गया है। शोधकर्ता सभी सरकारी योजनाओं में सिंगल साइन ऑन में इस प्रणाली को लागू कराने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्द ये तकनीक सभी तरह के ऑनलाइन लेन देन और आदान प्रदान में उपयोग की जाने लगे। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक ने एक अनूठी पहल की है जिसमें युवा पीढ़ी को पर्यावरण से जोड़ने और उन्हें प्राकृतिक खेती के गुर सिखाने का काम किया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने यह शुरुआत छात्राओं के साथ की है, जो कि अपने आप में एक नया अनुभव है। क्या है यह पहल, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की यह स्पेशल रिपोर्ट। गुणवत्तापूर्ण पत्ता गोभी, ताजा बैंगन या इन जैसी और सब्जियां
आपकी सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ आपके पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बन जाएं, तो सोने पे सुहागा ही कहा जाएगा। खेतों में दिख रही ये छात्राएं इसी का एक सटीक उदाहरण बन गई हैं, जिन्हें एक अनूठी पहल ने प्राकृतिक खेती के नजदीक ला दिया है। असल में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के प्रबंधन ने कैंपस की खाली पड़ी जमीन के सदुपयोग की एक ऐसी योजना बनाई जिसने पर्यावरण संरक्षण के साथ यहाँ की छात्राओं को एक नवीन स्किल पाठ्यक्रम से जोड़ दिया। गर्ल्स हॉस्टल के पीछे की 6 एकड़ जमीन पर लगभग 80 बेड बनाए गए, जिन्हें 2-2 छात्राओं के ग्रुप को दिया गया। अपने बेड की तैयारी से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरी जिम्मेदारी उस ग्रुप की होती है। कृत्रिम तौर पर मतलब जो उपयोग में होने वाले खाद, बीज, दवाइयाँ उनका इस्तेमाल ना हो, प्रकृति के कहीं नज़दीक हो, तो ये सोच के साथ हमने और ख़ासकर ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में ये एक्सपेरिमेंट हमने गर्ल्स के साथ मतलब इसकी शुरुआत की। गर्ल्स हॉस्टल में हमारे पास 10 गर्ल्स हॉस्टल हैं, लगभग 3000 के करीब लड़कियां हैं विश्वविद्यालय में हॉस्टलों में रहती हैं। इससे बॉटनी पढ़ने वाली लड़कियों को और फायदा पहुंच रहा है। यूनिवर्सिटी के ही प्राध्यापकों की विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ लेते हुए छात्राओं को अब सीधे किचन और टेरेस गार्डन के प्रैक्टिकल गुर सिखाए जा रहे हैं। हर एक बच्चे को हम एक प्लॉट दे देते हैं और कोशिश की जाती है उसमें एक तरह की वेजिटेबल रखें प्लॉट में, तो बच्चा उस प्लॉट की टेक केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ द सॉयल कि सॉयल हेल्थ कैसी है, फिर उसमें क्या सीडलिंग उसको किस स्टेज पे ट्रांसप्लांट करनी है, उसको कब कितना वाटर देना है, कितनी स्पेसिंग रखनी है, उस पर किस पेस्ट का, किस इंसेक्ट का, किस वायरस या बैक्टीरिया का कब किस तरह से इन्फेक्शन होता है, उसको कैसे रोकना है। So the student is solely responsible for taking care of that particular crop in the उस 20 by 20 के एरिया में जो उसको फील्ड एलोकेट हुआ है। आधुनिकता और शहरीकरण के दौर में युवा पीढ़ी कृषि प्राकृतिक खेती से अनजान होती जा रही है। डिग्री के साथ स्किल आधारित वैल्यू एडेड कोर्स से युवाओं को न सिर्फ फार्मिंग की समझ होगी, बल्कि वो उत्पादों की अहमियत को भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे और एक नया एनवायरनमेंट फ्रेंडली समाज बनाने में मददगार साबित होंगे। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। पेरिस स्थित दुनिया की सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर ने मानव मस्तिष्क की पहली छवियां प्रदान की हैं, जो सटीकता के एक नए स्तर पर पहुंच गई हैं और उम्मीद है कि ये हमारे दिमाग के रहस्य और उनमें होने वाली बीमारियों पर अधिक प्रकाश डालेंगी। फ्रांस के परमाणु ऊर्जा आयोग के शोधकर्ताओं ने मनुष्यों पर इस स्कैन की अनुमति दी थी, जिसके चलते पिछले कुछ महीनों में लगभग 20 स्वास्थ्य स्वयंसेवकों ने इस MRI मशीन में स्कैनिंग के लिए प्रवेश किया। ये मशीन 11.7 टेस्ला पर काम करती है, जो कि सामान्य MRI की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली है और सटीकता के साथ छवियों को स्कैन करने की अनुमति देती है। ऐसे शक्तिशाली स्कैनर का एक मुख्य लक्ष्य मस्तिष्क की रचना के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाना है। इस स्कैनर के द्वारा वैज्ञानिकों को मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों के बारे में अनजाने महत्वपूर्ण तथ्य मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे ये भी पता लगाया जा सकेगा कि कुछ दवाओं का उपयोग विकारों के इलाज के लिए कैसे किया जा सकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने मनुष्य की भावनात्मक प्रतिक्रिया को कंट्रोल करने, व्यक्तित्व का निर्माण करने और बेहतर स्वास्थ्य को तय करने वाले 6 केंद्रीय जीन्स की पहचान करने का दावा किया है। शोधकर्ताओं के अनुसार ये जीन पूरे मानव विकास के दौरान अत्यधिक संरक्षित पाए गए। स्पेन के ग्रेनाडा विश्वविद्यालय के नेतृत्व में आनुवंशिकी और मनोविज्ञान विशेषज्ञों की टीम ने फिनलैंड में पिछले 4 दशकों में जमा किए गए 459 वयस्कों के डेटा का AI द्वारा विश्लेषण किया।
प्रतिभागियों के व्यक्तित्व मूल्यांकन के साथ साथ उनके स्वास्थ्य, शारीरिक स्थिति और जीवन शैली पर डेटा एकत्र किया गया था। ग्रेनाडा विश्वविद्यालय के शोधकर्ता और अध्ययन के सह प्रमुख लेखक कोरल डेल वैल ने बताया, हमारे शोध में हमने इन व्यक्तियों के व्यक्तित्व प्रोफाइल के अनुसार जीन की अभिव्यक्ति और संगठन के बारे में 2 प्रमुख खोजें की। शोध कार्य मॉलिक्यूलर साइकियाट्री पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में सबसे उल्लेखनीय तथ्य ये है कि मानव में भावनाओं और मीनिंग नेटवर्क को 6 जीनों द्वारा समन्वित केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। दस अप्रैल 1954 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के तहत केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान CSMCRI भावनगर की स्थापना की गई थी। अपनी स्थापना से अब तक ये संस्थान रासायनिक, जैविक और इंजीनियरिंग विज्ञान में विशेषज्ञता रखने वाले वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के साथ एक बहुविषयक अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। वर्तमान में संस्थान में लगभग 350 कर्मचारी और लगभग 100 परियोजना सहायक कार्यरत हैं। 11 अप्रैल 1986 को प्रसिद्ध हेलीज धूमकेतु धरती के सबसे नजदीक पहुंचा था। दुनिया भर में लाखों लोग हेली धूमकेतु का स्वागत करने के लिए रात के आकाश की ओर देख रहे थे। इस धूमकेतु को 239 ईसा पूर्व सबसे पहले चीनी खगोलविदों द्वारा देखा गया था। यह लगभग 75 वर्षों में सौर मंडल में लौटता है और अब 2061 में इसके दोबारा दिखने का अनुमान है। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत नागरिक यूरी गैगारिन ने अंतरिक्ष में उड़ान भरकर 108 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा की। इस ऐतिहासिक घटना ने पूरी मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण का रास्ता खोल दिया। गैगारिन ने पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया और सुरक्षा के लिए पैराशूट से धरती पर लैंडिंग की। गैगारिन की याद में 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में घोषित किया है। 15 अप्रैल 1452 को इतावली चित्रकार, ड्राफ्ट्समैन, मूर्तिकार, वास्तुकार और इंजीनियर लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ, जिनका कौशल और बुद्धिमत्ता शायद किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक थी। उनकी नोटबुक्स से वैज्ञानिक चेतना की भावना और यांत्रिक आविष्कार का पता चलता है, जो अपने समय से सदियों आगे था। भारतीय रेलवे का इतिहास 170 वर्ष से भी अधिक पुराना है। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर, बॉम्बे और ठाणे के बीच लगभग 34 किलोमीटर दूरी तक चली थी। इसे साहिब, सुल्तान और सिंध नाम के 3 इंजनों द्वारा संचालित किया जाता था और इसमें 13 डिब्बे थे। तो आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।